पर होनी चाहिए ना। तो हम क्या करें, यानी प्रोटॉन जो होता है ये परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, कौन होता है, नाभिक, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु के चारों ओर जो कक्ष होते हैं, ये कक्ष जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं। और ये नाभिक के, परमाणु के मध्य में नाभिक के इसमें प्रोटॉन होते हैं। इधर आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है, बच्चों उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। यानी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु में दोनों का भार क्या होता है, समान, क्योंकि प्रोटॉन और हाइड्रोजन परमाणु में पाया जाने वाला एक प्रोटॉन, दोनों का भार क्या है, समान है। यानी हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहां पर जो जल ने हाइड्रोजन त्यागा है, इसका मतलब है यहां पर प्रोटॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। ये समझना है, याद रखना है, हाइड्रोजन का त्याग प्रोटॉन का त्याग ही है। तो यहां क्या हुआ भैया, इसने एक हाइड्रोजन का त्याग किया है। यहां दो थे जल में, यहां एक हाइड्रोक्सिल रह गया। तो ये है प्रोटॉन दाता। कौन है बच्चों, ये प्रोटॉन दाता है। अब प्रोटॉन दाता कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, अम्ल। तो प्रोटॉन दाता जल है, वो क्या हुआ, अम्ल है। और यहां पर अमोनिया ने, जहां 3 हाइड्रोजन है यहां पे, और यहां अमोनियम बदला, यहां 4 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब है इसने एक हाइड्रोजन को क्या किया है, ग्रहण किया है। इसका मतलब है इन्होंने क्या किया भैया, ये प्रोटॉन ग्राही हुए, प्रोटॉन ग्राही। और प्रोटॉन जो ग्राही होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, वो होते कौन, क्षार। तो यहां पर जल जो प्रोटॉन दाता है, अम्ल है, और अमोनिया जो प्रोटॉन ग्राही है, वो कौन हुआ, क्षार हुआ। अब हमको आगे देखना है बच्चों, इसमें जो H2O जल है ये प्रोटॉन दाता है, इसका मतलब है ये अम्ल है। ठीक है भैया। और ये किस में बदल गया, ये हाइड्रोक्सिल आयन में बदल गया। ठीक है भैया। तो जल प्रोटॉन ग्राही अम्ल हुआ, लेकिन जो ये हाइड्रोक्सिल है, इस हाइड्रोक्सिल को कहेंगे अपन संगत क्षार, या कहेंगे क्या, समयुग्मी क्षार। ठीक है। यानी जल क्या है, अम्ल, जो प्रोटॉन त्याग करके किस में बदल गया, समयुग्मी क्षार में। और इसी प्रकार बच्चों जो अमोनिया है, NH3, जो प्रोटॉन ग्राही है, ये कौन हुआ, ये क्षार हुआ। और ये किस में बदला, अमोनिया में, अमोनियम में। तो ये कौन है भैया, इसे कहेंगे समयुग्मी अम्ल। NH3 अमोनिया प्रोटॉन ग्राही क्षार है, जो किस में बदल गया, अमोनियम में।
यानी जो क्षार है वो किस में बदल गया, समयुग्मी अम्ल में। तो कहने का मतलब बच्चों ये संकल्पना है, अम्ल समयुग्मी क्षार में बदल जाता है और क्षार जो होता है वो समयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अम्ल जो किसमें परिवर्तित हुआ, समयुग्मी क्षार में, और जो क्षार है वो किसमें परिवर्तित होता है, समयुग्मी अम्ल में। अम्ल एवं समयुग्मी अम्ल समयुग्मी क्षार में परिवर्तित होता है और क्षार समयुग्मी अम्ल में परिवर्तित होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम बच्चों कहेंगे समयुग्मी अम्ल एवं समयुग्मी क्षार अवधारणा। यानी यही क्या कहलाएगी, अम्ल समयुग्मी क्षार बदलता है और क्षार समयुग्मी अम्ल में बदलता है, इसे समयुग्मी अम्ल और समयुग्मी क्षार अवधारणा कहते हैं। और इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, समयुग्मी अम्ल क्षार युग्म अवधारणा। यानी इसको समयुग्मी अम्ल क्षार युग्म अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हुआ आपका ब्रांटन-लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। और ब्रांटन-लोरी के अनुसार क्या समयुग्मी अम्ल और समयुग्मी क्षार की अवधारणा। ठीक है बच्चों, चलो इसको मतलब नोट भी कर लिया करो। ठीक है, यानी जो अपन वीडियो बना रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप करके और इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या रोक करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पर उतार सकते हैं। अच्छा, एक अन्य उदाहरण भी लेंगे। एक अन्य उदाहरण है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा अम्ल जब जल में विलय होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो क्या क्रिया होती है, यानी जब अम्ल होता है, जल में विलय होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। हमने पढ़ा है, आपने पहले पढ़ लिया है, हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन यह हाइड्रोजन क्या करता है, इस जल से क्रिया करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। पहले पढ़ा ना कि हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो जल में स्वतंत्र नहीं रहते, जो मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जल के अणु से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी जल में वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो वो क्रिया भी बच्चों ब्रांटन-लोरी के अनुसार समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे HCl जो अम्ल है ये किसमें बदला, क्लोरीन में। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन का त्याग किया है, तो ये हुआ प्रोटॉन दाता।
और यहां पर बच्चों हाइड्रोजन के दो तत्व हैं और एक किस मत लगाया हाइड्रोनियम में, यहां तीन हो गए। अतः इसने एक हाइड्रोजन को ग्रहण किया है, ये हुआ प्रोटॉन ग्राही। तो एक है या प्रोटॉन दाता और एक है प्रोटॉन ग्राही। ब्रांटन लोरी ने कहा है वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार। यहां पर HCl जो है वो अम्ल है और H2 जो जल है वो क्या है? क्षार है। ठीक है भैया। अब हम ये कहेंगे कि HCl जो है ये तो क्या हुआ? अम्ल हुआ और ये किस में बदला? क्लोरीन में। तो ये क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है। और जो H2 है प्रोटॉन ग्राही है, क्षार है, ये किस में बदला? अमोनियम हाइड्रोनियम में। ये क्या होगा? तो हमने पढ़ा कि जो अम्ल होता है वो समयुग्मी क्षार में बदलता है। किस में बदलता बच्चों? समयुग्मी क्षार में। और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार में बदलता है और जो क्षार होता है वो किस में बदल जाता है? समयुग्मी। समयुग्मी किस में बदलता है बच्चों? अम्ल में। ठीक है। तो अम्ल समयुग्मी क्षार में और क्षार समयुग्मी अम्ल में परिवर्तित होता है, जिसे हमने कौन सी अवधारणा कहा था? समयुग्मी अम्ल क्षार युग में अवधारणा। तो इस तरह से बच्चों ये समयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा है और ब्रांटन लोरी क्या है? संकल्पना। तो इस तरह से बच्चों वैज्ञानिक ब्रांटन लोरी ने प्रोटॉन के आदान प्रदान के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया और समयुग्मी अम्ल एवं समयुग्मी क्षार अवधारणा को क्या किया? इसने स्पष्ट किया। बैठा दिमाग में? सबकी समझ में आ गया? हाँ, सर हिलिया राय करो भैया, है ना? अब आप देखेंगे बच्चों वैज्ञानिक ब्रांस्टेड और लोरी की जो संकल्पना है उसके दोष या देखेंगे कमी। यानी ब्रांस्टेड लोरी से अम्ल क्षार अवधारणा में क्या कमी रही, एक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो देखो बच्चों वैज्ञानिक आर्रेनियस ने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को समझाने में असमर्थ रहा। इसी तरह से वैज्ञानिक जो ब्रांटन लोरी हैं ये प्रोटॉन के आधार पर तो उसने व्याख्या कर दी अम्ल क्षार की, लेकिन जो ऐसे पदार्थ हैं जो अप्रोटिक हैं, कैसे पदार्थ? अप्रोटिक जो होते हैं, अप्रोटिक का मतलब हुआ यानी जिन पदार्थों में प्रोटॉन के आदान प्रदान के आधार पर अम्ल क्षार की व्याख्या नहीं होती, यानी वो प्रोटॉन ना तो दाता होते हैं ना प्रोटॉन ग्राही होते हैं, वे पदार्थ भी अम्ल और क्षार होते हैं। अतः ब्रांटन लोरी और ब्रांटन लोरी ने
अप्रोटिक पदार्थ, जो कि अप्रोटिक जो पदार्थ होते हैं, जो अप्रोटिक अम्ल हैं और अप्रोटिक क्या होते हैं, क्षार, इनको ये स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक है, यानी अप्रोटिक अम्लों और अप्रोटिक क्षारों को वह स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। ठीक है, अब अप्रोटिक जो अम्ल हैं और अप्रोटिक जो क्षार हैं, जैसे कौन से पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है भैया, SO2, ठीक है, BF3, यानी एक ऐसे पदार्थ हैं जो अप्रोटिक हैं, अम्ल भी है और क्षार भी है। इनको ये समझाने में क्या रहा, असमर्थ रहा, यानी ये अप्रोटिक अम्लों और अप्रोटिक क्षारों के बारे में स्पष्ट नहीं बता पाया। तो बच्चों, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की जो कमी है या दोष है, वो अप्रोटिक अम्लों और अप्रोटिक क्षारों को स्पष्ट नहीं समझा पाना ही है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी संकल्पना हुई। पहली संकल्पना थी आपकी आरएनए संकल्पना, दूसरी है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, और हम कल आपको लेके आएंगे कौन सी संकल्पना, अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है बच्चों, तीसरी संकल्पना होगी हमारी लुईस संकल्पना। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, घर पे पढ़ाई करते समय मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बता दिया है, ये जो पाठ है दैनिक जीवन रसायन 5 पाठ, कितने अंक का है, 4 का। ये जो 3 अवधारणा है, आरएनए संकल्पना है, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना है और लुईस संकल्पना है, अक्सर करके इन तीनों में से एक संकल्पना को पेपर में, वार्षिक बोर्ड पेपर में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, इनमें से एक संकल्पना हमें पेपर में मिलती है लगभग। तो बच्चों, हमें संकल्पना याद रखनी है और अपने घर पे पढ़ना है। ठीक है, नमस्कार।